अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये गुजारिश कि ये जो अदालतें होती हैं, मतलब बरतानिया के बड़ा बड़ा मशहूर है एक बात कि वो दूसरी जंग अज़ीम में चर्चिल ने पूछा कि बरतानिया में अदालतें काम कर रही हैं, इंसाफ दे रही हैं, उसको जवाब मिला कि हाँ, तो उसने कहा फिर हम नहीं हार सकते। अच्छा, ये यानी बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की अदालतें भी 100% को पहुँच चुकी हैं और हमेशा बड़ा स्पीडी जस्टिस होता है और हर किसी को अदल फौरी तौर पे मिल जाता है। यहाँ भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओवर स्टाफ्ड है, मतलब यहाँ पे भी अदालतों का कहना है, यानी यहाँ भी बहुत बहुत तवील डेट्स पड़ती हैं। यहाँ भी बड़े बड़े सबको अगर आप कहें कि अदल मिल जाता है तो ऐसा नहीं है। मतलब ये कि ऑन एवरेज अगर आप निकाल लें तो 100 में से 5 या 7 इस तरह के ज़रूर केसेस निकल आएंगे जहाँ पे जस्टिस उनको डिनाई हो जाता है। लेकिन किसी भी नॉर्मल जो फंक्शन करती हुई सोसाइटी होती है, इस हद तक जो आप कहें कि अगर ये परसेंटेज यानी 10% 15% तक रहे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो परसेंटेज में यानी 80% 75% जो है वो लोगों को इंसाफ मिलता रहे, थोड़ा देर भी मिले लेकिन मिलता रहे, मेजॉरिटी को मिलता रहे और तसव्वुर कायम रहे कि अदालतों से इंसाफ मिलता है, ये बहुत ज़रूरी होता है सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए। और वो चर्चिल ने इसलिए कहा था कि उस माशरे के लोग, जिस माशरे के लोगों को इंसाफ मिलता है अदालत से, वो अपने निज़ाम और माशरे को दुश्मन से बचाने के लिए लड़ेंगे, वो अपनी जान लड़ा देंगे। यानी इसके पीछे हिकमत ये है, यानी हमारे कुछ दोस्त नहीं समझ पाते, उनको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि अदालतों में अगर फैसले ठीक हो रहे हैं तो जजों ने लड़ने चले जाना है मोर्चों पे फौजियों से, या वो जो साहिल आए हैं वो फौजियों से लड़ने चले, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अगर अदालतें सोसाइटी में अदल का यानी इंसाफ दे रही हैं, अदल का एक म्यार है, परसेप्शन है, ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को इंसाफ मिल रहा है, तो फिर ऐसे माशरे के लोग जिनको इंसाफ मिल रहा होता है, जिन माशरों में अदालतें आज़ाद होती हैं और उनको इंसाफ मिल रहा होता है, वो लोग यानी कौम वो आखिरी सांस तक लड़ती है उस निज़ाम को बचाने के लिए जहाँ पर उसको इंसाफ मिल रहा है। आई होप कि मैं बात को समझा पाया हूँ। इसलिए चर्चिल ने कहा था कि हम नहीं हारेंगे, यानी अदालतें अगर इंसाफ दे रही हैं तो हमारे माशरे के लोग दुश्मन का साथ नहीं देंगे, बल्कि अपने निज़ाम को बचाने के लिए, अदालतों को बचाने के लिए, अदल के निज़ाम को बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। ये है इसका मतलब। अच्छा, ज़रा हमारी अदालतों में आ जाए। हमारे यहाँ मामला ये है कि अदालतों में आम आदमी का जो आप यही कहिए कि अदल इंसाफ उसे किस तरह मिलता है, किस कीमत पे मिलता है, यानी दादा का दायर किया मुकदमा पोता सुनता है, आम कहानियाँ ना, मैं उनको दोबारा क्या दोहराऊँ। तो इंसाफ और अदल के हवाले से कई हमारे फाजिल जूरिस्ट और रिटायर्ड जजेस हज़रात तक आपको मिल जाएंगे, बल्कि ख़ुद जजेस हज़रात ने रिटायर्ड होने के बाद तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बहुत सारी बातें तस्लीम भी करते हैं, मानते भी हैं, ज़मीर भी उनका जागता है, अपनी मजबूरियों का एतराफ़ भी करते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल का एतराफ़ भी करते हैं। और बल्कि अब कई ऑब्जर्वेशंस ऐसी मौजूद हैं कि जितना जुल्म लोगों के साथ हो गया है, इसके बाद तो मतलब ये कि ये पाकिस्तान के शहरी रह जाएं, बड़ी बात है। ये अदालतों के कार्रवाई के दौरान जजों की ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिस निज़ाम अदल और इंसाफ के बारे में वहाँ के यानी सीनियर तरीन जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, वो आके ये अपने ही अदल के यानी निज़ाम के बारे में ये गुफ्तगू करते हों, वहाँ आम लोगों का उनके बारे में क्या ख्याल होगा, ये कुछ समझना जानना इतना पेचीदा, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये जो एक तो ये यानी पहले से मौजूद है, एक चीज़ पहले से मौजूद है कि उनकी रूटीन की जो इनकॉम्पिटेंस है, लोग उसकी वजह से गुस्से के वैल्कैनों पर बैठे हुए हैं, रेपुटेशन क्या है, ज़ीरो। अच्छा, तो ये तो मामला नाकामी है। अब उससे एक कदम आगे बढ़ें तो मुसीबत ये है कि फिर हमारे ऐसे जजेस निकलते हैं इफ्तिखार चौधरी के बाद कि जो एक एंग्री यंग मैन की तरह आता है और कहता है कि अब मैं ठीक करूँगा। उर्दू न्यूज़ में एक ख़बर है, जिस वजह से ये मैं सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिसमें रेकोडेक के हवाले से जो मुकदमा यानी ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने पाकिस्तान पर किया हुआ है, उसके बारे में एक इन कैमरा ब्रीफिंग का इंतज़ाम बलूचिस्तान हुकूमत ने किया असम्बली में, और वहाँ पे बलूचिस्तान के जो MPs हैं, MPAs हैं, हुकूमत के हों अपोजिशन के हों, उनको एक इन कैमरा ब्रीफिंग कई घंटों पर दी है, जिसमें उनके मोबाइल वगैरह लाने पर पाबंदी थी, लेकिन उसकी तफसीलात जो बाहर आई हैं बड़ी भयानक, बड़ी खौफनाक हैं। उर्दू न्यूज़ की ये ख़बर है, पढ़ लीजिएगा, दूसरे इंग्लिश में भी ज़ाहिर रिपोर्ट होगी। उस इन कैमरा ब्रीफिंग में का जिस्ट ये है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को ऑस्ट्रेलवी कंपनी को जो जुर्माना अदा करना है वो $10 अरब है,
और बलूचिस्तान की हुकूमत को जो जुर्माना अलहदा से अदा करना है वो $4 अरब है। और ये क्यों अदा करना है? क्योंकि ये माहिदा जो है ये इफ्तिखार चौधरी साहब 2013 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो ये माहिदा सुप्रीम कोर्ट मनसूख उन्होंने कर दिया था कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। अब एक इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ज़ाहिर है कि उस मुल्क की सॉवरेनिटी वो जो बाहर से कंपनी कर रही है वो बिलावजह तो नहीं कर रही ना, उसके पास भी तो कुछ अदल के और इंसाफ के और दुनिया में जो एक ऑर्डर चल रहा है, ऑर्डर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो नहीं चलता ना, पूरे ग्लोबल ऑर्डर भी चल रहा है ना, उनको चलाने वाली भी कुछ कुव्वतें हैं, वहाँ पे भी इंसाफ दिलाने के लिए कुछ इदारे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अच्छा, यानी यहाँ पे जो ब्रॉडशीट के मामले में पाकिस्तान हारा है लंदन में, वो तो केसेस आप अलग कर लेना, ये रेकॉर्डिक वाला मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। अब सिर्फ इस एक मुकदमे में ब्रीफिंग ये दी गई है कि पाकिस्तान को $14 अरब अदा करने हैं ऑस्ट्रेलवी कंपनी को, जो इफ्तिखार चौधरी साहब अपनी हुब्बुल वतनी में उस माहिदे को कैंसिल मनसूख करके समझ ये रहे थे कि मैंने ये मनसूख कर दिया, वो तो चला गया घर इफ्तिखार चौधरी, अब उसको बुलाएं उसके घर से और कहें कि ये $14 अरब का जो तूने ये पाकिस्तान को टीका लगाया है अपनी हुब्बुल वतनी से, अब ये दे, ये कहाँ से देगा? तू 10 दफ़ा बिक जाएगा। $14 अरब इफ्तिखार चौधरी को तो 1400 रुपये ना दे उसकी शक्ल देख के, यानी जिस आदमी की शक्ल देख के 1400 रुपये कोई चंदे के लिए उसको ना दे। इफ्तिखार चौधरी को तो शायद कोई, मतलब वो कहे ना कि मेरा रोज़ा है, तो उसको अफ्तारी के लिए भी शायद लोग $14 ना दें। यानी उसकी जो हालत, उसकी जो इज़्ज़त उसने कमाई है इफ्तिखार चौधरी ने, लेकिन जो नुकसान वो पहुँचा के गया $14 अरब का, पाकिस्तान को ये $10 अदा करने हैं, बलूचिस्तान हुकूमत को $4 अदा करने हैं, $1 बिलियन को देने, हमें इस वक्त आज देने के लिए तैयार कोई नहीं है। ऊपर से अगर ये डेडलाइन आ गई कि ये $14 अरब भी दो, तो ये हमारी जो हाई कमीशंस हैं लंदन में, ये जो हमारे कोई PIA के होटल, ये वैली जो है ना जदादें, ये नीलाम हो जाएंगी। फिर ये पाकिस्तान सरकार की जो यानी फॉरेन ऑफिस, ये जो बाहर एम्बेसीज बनी हुई हैं, ये बिकने की नौबत आ जाएगी। PIA का जहाज़ कहीं जाएगा सऊदी अरब तो वो पकड़ लेंगे, वापस नहीं आने देंगे, फिर ये नौबत आ जाएगी। अगर वो $14 अरब इस वक्त कहाँ से निकाल के दें $14 आप मुझे बताएं। है हालत हमारी $14 2 साल बाद भी आपको लगता है कि 4 साल में हम इस काबिल हो जाएंगे $14 हम दे दें? ये होता है जजेस हज़रात जब आके सियासत करते हैं। हमारे जजेस ये लॉकडाउन खुलवाते हैं, और मतलब है कि उस वक्त भी का बच्चा जानता है कि लॉकडाउन जो पाकिस्तान में उस वक्त खुला था, ये जजों ने सुप्रीम कोर्ट में जो खुलवाया था, ये ताजरों ने फैसलाबाद के और लाहौर के और कराची के ताजरों ने चंदा इकट्ठा करके एक वो तैयार किया था पहुँचाने के लिए ताकि लॉकडाउन खुलवाएं। तो ये तो हालत है। अच्छा, फिर ये कभी कराची के पोल्यूशन के पीछे पड़ जाएंगे, नफला टावर के पीछे पड़ जाएंगे, प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट के कारोबार में आ जाएंगे, खुल के, बिल्कुल ही खुल के, यानी कब्जा ग्रुपों के साथ, रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ, टाइकून्स के साथ खुल के ये कारोबार करते हैं, ये कब्जे दिलवाते हैं, ये बिल्डिंग गिरवाते हैं। यानी साकिब निसार ने जो तबाही की थी, क्या वो कम है? इफ्तिखार चौधरी ने जो तबाही की, आपको मैंने बताया $14 का तो सिर्फ ये एक केस है। बाकी जो वो बर्बाद कर गया, स्टील मिल का बर्बाद कर गया, वो परवेज़ मुशर्रफ ने अगर कोई अच्छे काम किए थे उसकी किताब में, तो स्टील मिल वाला एक काम था, उसको ये इफ्तिखार चौधरी यही पढ़ा था। तो उसके बाद से ये तबाही है जी। और अब ये $14 अरब ये जज साहब जो हैं वो डाल गए हैं। अब अगर ये देना पड़ेगा तो हमारा कचूमर निकल जाना है। और ये जो आप कहिए कि अल्लाह रहम करे कि यानी ये जो तासुर पाकिस्तान के अवाम में है जजेस और अदलिया के हवाले से, कि अदल तो यहाँ से मिलना नहीं, इंसाफ इन्होंने कभी देना नहीं, पैसे वाला इंसाफ इनसे ले सकता है या बंदूक वाला इंसाफ ले सकता है। अच्छा, एक तो ये काम करते हैं ये। अच्छा, दूसरा ये काम करते हैं कि बाहर आके खुल के ये प्लाजे गरीबों के गिराते हैं, मिडिल क्लासियों के गिराते हैं, और जो ताकतवर होते हैं उनकी बिल्डिंगें ये खेल 2-4 बातें करके खामोशी से निकल जाते हैं। ये बचेंगे नहीं, ये अवामी गुस्से और गज़ब का शिकार होंगे। जहाँ पे इंतहा पसंद तंजीमें आती हैं ना, जिन इलाकों में, जिन माशरों में, उसकी सबसे बड़ी और मरकज़ी और बुनियादी वजह इंसाफ और अदल का ना होना है। क्योंकि जिन माशरों में इंसानों की अक्सरियत को, मैं सब की बात नहीं कर रहा, 100% कभी नहीं होता, जन्नत नहीं है ये दुनिया है, इंसान की हदूद होती हैं, लेकिन अक्सरियत
का अक्सरियत की सच्चाई ये है कि उन्हें अदल नहीं मिल रहा, अक्सरियत की सच्चाई ये है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, अक्सरियत की सच्चाई ये है कि वो निज़ाम अदल और इंसाफ पर नाएतमाद करते हैं, नाएतमाद करना चाहते हैं, और उनके सामने मज़ीद ये तमाशे भी होते हैं। यानी उनको ये मालूम हो जाता है कि फ़लाँ जज की वजह से हमें ये अब अंडा इतना महंगा ख़रीदना पड़ेगा, या डबल रोटी इतनी महंगी ख़रीदनी पड़ेगी, या पेट्रोल इतना महंगा ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़लाँ जज ने ये काम किया था और पाकिस्तान की हुकूमत को जुर्माना हुआ था, और वो जुर्माना पाकिस्तान की हुकूमत हमसे ले रही है। तो जब लोगों का अदालतों पे, अदल से, हुकूमतों से, हर चीज़ से एतबार उठ जाए और सामने उनको तालिबान नज़र आ रहे हों, बंदूकें लेके आ रहे हैं, तो वो भाई उनका इस्तकबाल वो क्यों नहीं करेंगे? अगर उनको सिर्फ ये यकीन हो जाए कि तालिबान उनको अदल दिलवा दिया करेंगे, सस्ता इंसाफ दिलवा दिया करेंगे, तो लोग उनको हाथ जोड़ कर कहेंगे तालिबान को कि तुम आ जाओ, हार भी पहनो और तुम आ जाओ, हमें अदल और इंसाफ मुहैया कर दो, बस हमें अमन दे दो और हमें अदल और इंसाफ दे दो, तो वो उस झांसे में आ जाएंगे, उनको वेलकम कर देंगे। तो आपके ख्याल में कि यानी ये अदालतें जो मौजूदा अदालतें हैं, ये जो हमें $14 अरब का ये टीका लगाया है रिकॉर्ड एक्ट के ऊपर, और उसके अलावा जो माशाल्लाह इनकी शोहरत है और जो ये सियासत करते हैं, दूसरों को गालियां निकालते हैं, इनकी खातिर कोई लड़ेगा? यानी इस निज़ाम इंसाफ को बचाने के लिए कोई पाकिस्तान में होगा जो लड़ेगा? आम आदमी की बात कर रहा हूं। इनकी साख बचाने के लिए कोई लड़ेगा? वो तो खुद भागेगा तालिबान की तरफ, क्या हो इन जजों को भी संभालो, इनकी जगह तुम आके बैठो, वो तो ये कहेगा। तो यानी वो सोसाइटी को ऐसे मजबूत यानी बांधे रखने में अदल, इंसाफ, अदलिया और उसके बाद स्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, ये इदारे होते हैं जो मिलकर इस तरह से, हमारे यहाँ तो एक एक इदारा गोया यानी इस तरह उड़ रहा है, उसकी साख भी और उसकी एतबार और लोगों में उसका जो एक इज़्ज़त होनी चाहिए वो इस तरह से उड़ रही है जैसे वो कुरान मजीद में है ना कि वो पहाड़ जो है क़यामत के दिन वो रूई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। हमारे इदारों का वक़ार और उनकी इज़्ज़त इस तरह से कटी पतंग की तरह और ये इस तरह उड़ती इस वक्त फिर रही है गलियों कूचों में कि यानी जिसकी मिसाल मेरे सामने पहले नहीं मैंने अपने होश में नहीं देखी। और इसका अगर आप ये समझते हैं कि आप मज़ीद बंदूक ला के और वो गोलियां बरसा के लोगों को सबको डरा के चुप करा देंगे, भूल है आपकी। मतलब ये अगर आप करेंगे तो लोगों के पास ही बड़ा कुछ है, वो भी निकल आएंगे। बस इस दुआ के साथ कि अकल आए जजों को हमारे, और ये लोगों की नफ़रत को जो है वो इनवाइट ना करें, वरना फिर ज़ाहिर है कि जुगियों से फिर उठते हैं दीवाने और सब कुछ बराबर हो जाता है। चलें जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।